Hello everyone. We were discussing the chapter Early Nationalist Movement. तो इस चैप्टर का मैंने कुछ पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन किए थे एंड आई टोल्ड यू दैट रेस्ट ऑफ द पार्ट आई विल एक्सप्लेन इन द सेकेंड पार्ट. ओके, तो हमने देख लिया था एज ऑफ रिवॉल्यूशन, इसकी हर एक बातें मैंने आपके साथ शेयर की थी. फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशन, कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन क्या था उसके बारे में भी कुछ बातें मैंने आपके साथ शेयर की थी. फिर मैंने अमेरिका के बारे में बताया था कि अमेरिका दो पार्ट में बटे हुए थे. एक नॉर्थ पार्ट था और दूसरा था साउथ पार्ट या फिर सदर्न पार्ट. जो नॉर्थ पार्ट थे वो हेवली इंडस्ट्रियलाइज्ड थे, मतलब कि बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी वहाँ पे. और जो सदर्न पार्ट था वो डिपेंड था मोस्टली एग्रीकल्चर पे. ठीक है, और बड़े बड़े खेत होते थे, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे खेत, बहुत बड़े बड़े खेत. और इन खेतों में काम कराने के लिए इन लोगों को लेबर की ज़रूरत होती थी. ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने बताया था आपको. तो ये मैंने ये भी बताया था कि ये सभी लेबर जो है वो अफ्रीका कंट्री से लाते थे और बहुत बुरे तरीके से इन लोगों को रखा करते थे. और फिर मैंने एक बात और बताई थी आपको पार्ट 1 में कि यहाँ पर जो अमेरिका में लोग बसे थे वो मोस्टली जो है यूनाइटेड किंगडम से आए थे, है ना. यूनाइटेड किंगडम से आपको सारी बातें याद है ना. आप आई होप आपको याद होगा. चलो फिर भी मैं आपको एक बार ना बस आपको बता देता हूँ मैप की हेल्प से, ताकि आपको थोड़ा क्लियर माइंड आ जाए और आप कनेक्ट कर पाओ पार्ट 1 से. देखो, ये जो है ना यूरोप, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है जहाँ मैं पॉइंट किया हूँ ना, यहीं पर है यूनाइटेड किंगडम. ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड. ठीक है, तो इंग्लैंड से ही यहाँ पर है अमेरिका, यहाँ पर जो मैं पॉइंट किया हूँ. तो यहाँ यहाँ से लोग आए थे यहाँ पर अमेरिका में, और यहीं पर 13 कॉलोनीज़ बसे थे. और ये कॉलोनी डिवाइडेड थे सदर्न पार्ट और नॉर्थर्न पार्ट में. ठीक है, तो जिसके बारे में मैंने बताया आपको. और जो ये सब स्लेव लाते थे, स्लेव यानी कि जो नौकर थे, वो सब लाते थे अफ्रीका से. अफ्रीका आज भी बहुत ज़्यादा गरीब देश है. ठीक है, यहाँ पे बहुत गरीब कंटिनेंट है, यहाँ पे ज़्यादा पैसे नहीं है यार लोगों के पास. तो यहाँ से सारे को उस टाइम में लेके जाते थे एज अ स्लेव. स्लेव का मतलब नौकर. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो यहाँ जो अमेरिका में लोग बसे हुए थे ना कॉलोनी बनाकर, तो जो यूनाइटेड किंगडम के गवर्नमेंट थे वो इन सब से ना टैक्स लेते थे. समझ गए ना, मतलब टैक्स लिया करते थे. तो एक था स्टैम्प एक्ट 1765. अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अपना पार्ट सेकेंड. सो स्टैम्प एक्ट 1765. England came up with the idea of a Stamp Act in 1765, which made affections of stamp on all document compulsory. मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते थे ना उसमें ना एक स्टैम्प लगता था. ठीक है, इट पास द स्टैम्प एक्ट इन पार्लियामेंट. और ये वाला एक्ट ना पार हो गया. जो ये वाले जो मतलब ये स्टैम्प एक्ट है ना, ये पास हो गया पार्लियामेंट में, इंग्लैंड के पार्लियामेंट में. इम्पोजिंग टैक्स ऑन ऑल द बिजनेस कंडक्टेड इन अमेरिका. और इस स्टैम्प एक्ट में क्या बोला गया था, तो इस स्टैम्प एक्ट में यही बोला गया था जितने भी बिजनेस होंगे ना अमेरिका से, तो उसमें टैक्स लगेगा. और वो भी बहुत ज़्यादा टैक्स देना होगा अमेरिकन लोगों को. वैसे अमेरिकन लोग कौन है ये बात तो अब क्लियर हो चुकी है ना, कि अमेरिकन लोग भी इंग्लैंड से ही आकर अमेरिका में बसे थे बस. तो imposing tax on all the business conducted in America. The American not only protested with a slogan. फिर ये वाला जो, वैसे मैं आपको बता दूँ, ये जो स्टैम्प एक्ट पास हुआ ना, तो ये सब अपने मन से ही पास कर दिए इंग्लैंड वाले जो लोग बैठे हुए थे. और इधर वाले लोग को भनक भी न लगा, मतलब उतना पता नहीं था. और पहले इतना तो नेटवर्किंग था नहीं कि फ़ोन करके बोल दे, उस वक्त फ़ोन का इन्वेंशन नहीं हुआ था. तो यहाँ पर लोगों को जब पता चला ना, तो लोग बोले अरे ये कैसे तुम पास कर दिए पार्लियामेंट में, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, मतलब रिप्रेजेंट हम लोग को करने के लिए कोई है ही नहीं, हम लोग आवाज़ जो है उठाने वाला कोई है ही नहीं, तुम कैसे कर सकते हो. इंग्लैंड वालों को बोला जो अमेरिका में थे. तो ये सब एक स्लोगन दिया. स्लोगन मतलब नारा दिया, नो टैक्सेशन, कोई भी टैक्स नहीं दूंगा विदाउट रिप्रेजेंटेशन. अगर देखो, जैसे कि हम लोग अभी टैक्स देते हैं ना अपने गवर्नमेंट को, तो अगर रोड अच्छी नहीं होंगी तो हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं. और भी जितने भी बेसिक फैसिलिटीज़ होते हैं अगर हमें नहीं प्रोवाइड होती तो हम लोग गवर्नमेंट को
मतलब जो भी है, एक बोल तो सकते हैं ना खुल के, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारा एमएलए है, आई होप आपको एमएलए पता होगा। अगर नहीं पता ना, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो, सारे कुछ सिविक्स में क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? तो हमारे जो एमएलए होता है ना, वो हमारी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये सब का भी कहना था अमेरिकन्स का कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बट ऑल्सो बाइकॉटेड ब्रिटिश गुड एंड फोर्स द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू विथड्रॉ द स्टैम्प एक्ट। और फिर ये सब बहुत प्रोटेस्ट किए, और जितने भी ब्रिटिश के सामान थे ना, ब्रिटिश सामान, तो इनका ये सब बाइकॉट किए। बाइकॉट करना मतलब कि विरोध करना उनके सामानों का। ठीक है, पार्लियामेंट टू विदड्रॉ द, मतलब इसलिए किए ताकि ये स्टैम्प एक्ट ना ख़त्म करें। ओके। फिर जो दूसरा था वो था बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी एक इंसिडेंट था। यूरोपियन फिलोसोफर लाइक वॉल्टायर, रोसियो, जॉन लॉके एंड मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, ये नाम है, ये सभी फिलोसोफर है। फिलोसोफर का काम क्या होता है? फिलोसोफर का मतलब तो होता है ऐसे हिंदी में दर्शन शास्त्री कहते हैं इसको। ठीक है, दर्शन शास्त्री। और ये सब जो लोग होते हैं ना, ये सब ऐसा बात बोल देगा ना कि हमारे अंदर आग उबल जाएगा। हम लोग अगर डीमोटिवेट है ना, तो पूरा मोटिवेट हो जाएंगे। तो ये ऐसी शक्तियाँ होती हैं इन फिलोसफर्स के अंदर। ठीक है, तो कुछ यूरोपियन फिलोसफर्स थे जिनका नाम ये है। ठीक है, तो वो इंस्पायर्ड किए अमेरिकन को, इंस्पायर्ड किए मतलब कि उकसाए उन लोगों को, कॉलोनीज टू फाइट फॉर लिबर्टी, कि तुम लोग लड़ो, तुम लोग आज़ादी के लिए लड़ो। लिबर्टी का मतलब आज़ादी के लिए लड़ो। द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल द एंटी ब्रिटिश प्रोटेस्ट ऑफ द सेटलर्स वर सीन इन द इंसिडेंट्स नोन इन द हिस्ट्री एज द बोस्टन टी पार्टी। तो ये जो फिलोसोफर थे ना, ये सभी बोलते थे कि तुम लोग आज़ादी के लिए लड़ो, तुम लोग क्यों इंग्लैंड के फेर में हो? ठीक है, क्यों इंग्लैंड के फेर में हो, तुम लोग अपने आज़ादी। और जब ये बात सुनते थे इन फिलोसोफर्स का, तो ये सब के अंदर खून खौल जाता था कि हाँ रे, सही बोल रहा है, हम लोग को भी मतलब आज़ादी रहना, हम लोग तो सबके गुलाम हैं। ठीक है, मतलब ऐसा माइंडसेट ऐसा दिखाता था ये सब का। तो इसी का एक इंसिडेंस था बोस्टन टी पार्टी, जिससे कि ये पता चला इस इंसिडेंट से कि जो अमेरिकन्स हैं ना, वो इंग्लैंड के गुलाम नहीं रहना चाहते। ठीक। The major concern for merchant was that the Tea Act gave the East India Company a monopoly on the tea trade। देखो, ये द मोस्ट कंसर्न मतलब सबसे चिंता वाली बात थी फॉर मर्चेंट, यानी कि जो बिजनेस करते थे, वॉज दैट द टी एक्ट वॉज गेव द ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी थी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हमारे भारत में भी ना पहले कब्जा की थी, वही आई, यही कंपनी आके कब्जा की थी। और ये जो कब्जे की थी, ये सब सारे चैप्टर्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। ए मोनोपॉली ऑन द टी ट्रेड। देखो, मोनोपॉली क्या होता है? मोनो मतलब होता है वन, और पॉली मतलब होता है जो भी बिजनेस है ना, उस पर सिर्फ एक मोनोपॉली। ठीक है, अगर मैं बोलूँ देश का नमक, तो आप क्या बोलोगे? अगर मैं बोलूँ देश का नमक, तो आप बोलोगे ना टाटा नमक। ठीक है, और मतलब ठंडा मतलब कोका कोला। तो ये सभी मोनोपॉली बना लिए हैं। तो वैसे ही जो टी का बिजनेस था ना, मतलब चाय पत्ती का जो बिजनेस था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ही पास था। एंड दे वर फियर्ड दैट द गवर्नमेंट क्रिएटेड मोनोपॉली माइट बी एग्जीक्यूटेड इन द फ्यूचर टू इंक्लूड अदर गुड्स। फिर अमेरिकन्स को ऐसा लगने लगा कि हो सकता है कि इंग्लैंड में जैसे टी के लिए सिर्फ एक ही कंपनी को बेचने का परमिशन मिला है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो हो सकता है कि फ्यूचर में और भी अदर गुड्स हो, यानी कि सामान हो, जिसमें कि ये मोनोपॉली क्रिएट करवा दे। ठीक है, कि एक कंपनी को ही दे दे, सिर्फ वही बिजनेस कर सके। देयरफॉर यही कारण था। वन नाइट in 1773, some settlers disguised as Red Indians raided a British ship at the Boston Harbor। बोस्टन एक जगह का नाम है, ठीक है, जो अमेरिका में है। तो बोस्टन हार्बर मतलब होता है समुद्र के किनारे जहाँ पे शिप लगते हैं ना, उसे हार्बर कहते हैं। एंड थ्रू क्रिएटर्स ऑफ टी इनटू द सी, और जितनी भी बोरियाँ थी सभी को फेंक दिया समुद्र में, जितनी भी चाय की बोरियाँ थी। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉलोनीज अपील्ड टू किंग जॉर्ज III, द ब्रिटिश रूलर एट द टाइम। और उस वक्त जो राजा थे ना ब्रिटेन के, वो थे मतलब इंग्लैंड के किंग जॉर्ज III, टू विथड्रॉ ऑल अपोजिव रूल्स एंड टैक्सेस। तो मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव था कॉलोनी का, मतलब जो अमेरिकन्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो बोले किंग जॉर्ज III को कि क्या क्या करवा रहे हैं आप, दंगा, इतना जितना आप टैक्स लगवाए हैं और जितना भी आप रूल्स बनाए हैं हम लोग के लिए, सब हटवाइए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा।
However, the Boston Tea Party looked at as an act of defense and rebellion and resulted in open hostility between the settlers and the British Parliament. तो जो ये बोस्टन टी पार्टी का इंसिडेंस हुआ ना, इससे बस एक क्लियर और लाउड मैसेज जा रहा था पूरे दुनिया को क्या है मतलब कि जो अमेरिकन्स थे वो बस एक ही मैसेज सभी को बोलना चाह रहे थे कि अब हमको आज़ादी दो, ठीक है, अब हमको आज़ादी दो, अब हमको किसी के अंडर में नहीं रहना। ये बात इंग्लैंड को कह रहे थे, ठीक है। तो ये बात थी बोस्टन टी पार्टी की। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आता है डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस, ठीक है, कि अब जो ये इंसिडेंस हुआ ना बोस्टन टी पार्टी, देखो ये 1773 में हुआ, फिर अब 1776 में 4 जुलाई 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस की अब आज़ादी की घोषणा कर दिया, ठीक है। डिक्लेरेशन मतलब घोषणा, अनाउंस कर दिया कि अब हम लोग आज़ाद हैं। तो इसके बारे में अब इस टॉपिक पे पढ़ेंगे हम लोग। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन 4 जुलाई 1776। आप ये डेट याद रखना, आप बस जुलाई 4 याद रखना, ठीक है, और 1776 याद रखना है तो रख लेना। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 13 कॉलोनीज, ये जो 13 कॉलोनीज थे, हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस एट फैलाडेल्फिया एंड अडॉप्टेड अ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। देखो ये मतलब एक जगह का नाम है ये फैलाडेल्फिया। तो जो 4 जुलाई है 1776, उसमें ना ये 13 कॉलोनीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, तो इसने घोषणा कर दिया कि अब हम लोग आज़ाद हैं। अमेरिकन फिलोसोफर थॉमस जेफरसन was the principal author of the declaration. It stated that all men are born equal and endowed with the inalienable right to life, liberty and pursuit of happiness. तो ये मतलब जो थे थॉमस जेफरसन, जो ऑथर थे इस डिक्लेरेशन का, उसने बोले कि हम लोग सभी इक्वली जन्म लिए हैं और हम लोग को इक्वली अधिकार है जीने का, लिबर्टी का मतलब कि आज़ादी का, एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मतलब कि खुशी का, एंड एक्टिविटी दैट मेक्स यू हैप्पी मतलब हर एक चीज़ का करने का जिससे हमें खुशी मिले। इट ऑल्सो असर्टेड द राइट ऑफ पीपल टू फॉर्म देयर ओन गवर्नमेंट, और बोला इसने कहे कि और हम लोगों को ही ये हक होना चाहिए कि हम लोग सरकार को चुनें। As the British government refuses to respect this right, the people launches a mass movement which eventually turns into the War of Independence. तो इतना आसानी से आज़ादी थोड़ी मिलता है। यहाँ तो इसने डिक्लेयर कर दिया जुलाई 4 को, ठीक है, 1776 को, कि हम आज़ाद हैं अब, और ये सभी बातें बोल दिया कि सभी हम लोग जन्म लिए हैं, इक्वली जन्म लिए हैं, हम लोग को भी खुशी का अधिकार है, हम लोग को भी आज़ादी का अधिकार है। ये सभी बातें बोला उसने इन लोगों ने, ठीक है। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट सुना तो बोला है ऐसे थोड़ी आज़ादी मिलेगा, तो फिर मास मूवमेंट हुआ, बहुत भयानक वॉर हुई। जॉर्ज वॉशिंगटन, अब ये आप नाम याद रखना, और जॉर्ज वॉशिंगटन कमांडेड द अमेरिकन फोर्स एंड डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी इन 1781, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि आप इस डेट को याद रखना, जुलाई 4 1776। मैंने इसलिए बोला ना क्योंकि इस दिन ना, इस तारीख को ये लोगों ने मतलब सोच लिया था कि हमें आज़ादी मिल गई है और हम लेंगे आज़ादी तो इसी दिन में लेंगे, ठीक है। इसके बाद तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि इतना आसानी से थोड़ी होगा। फिर एक बहुत ही मास मूवमेंट हुआ, वॉर हुआ, और उस वॉर का जो रिप्रेजेंट कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था, वो था जॉर्ज वॉशिंगटन, कमांडर ऑफ द अमेरिकन फोर्स, एंड डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी इन 1781। फिर मार धाड़ हुआ जिसमें कि 1781 में ब्रिटिश आर्मी को बहुत बुरा तरीके से मारा। द इंग्लिश कमांडर लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, आप ये नाम याद रखना आप, कि वॉर हुआ तो एक साइड था जॉर्ज वॉशिंगटन जो कि अमेरिका के साइड से कमांडर था, और जो ब्रिटिश का कमांडर था ना उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि इसका हालत ख़राब हो गया। हु लेटर बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है ना, इसको बाद में इंग्लैंड वालों ने भारत भेजा था, तो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। तो ये वो सरेंडर कर दिया, इसको इतना मारा। इन 1783, ठीक है, 1783 द ट्रीटी ऑफ पेरिस वॉज साइंड एंड इंग्लैंड रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ इट्स 13 कॉलोनीज विच मर्ज टू फॉर्म द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दे अडॉप्टेड अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
देखो ये है अपना वर्ल्ड का मैप, ठीक है, और ये अपना भारत। यहाँ पे ये सारी इंसिडेंट्स हुआ, मारपीट हुआ यहाँ अमेरिका में, ठीक है। और यहाँ लॉर्ड कॉर्नवाल, यहाँ ये वाले पार्ट में, ओके। 13 कॉलोनीज जो थी ये यहाँ पे थी। और इंग्लैंड हो गया, ये सभी को मिलाते हैं ना तो हम लोग बोलते हैं ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड को सभी को मिला देंगे ना तो कहेंगे ब्रिटेन, ओके। तो बात ये हुई कि यहाँ जो 13 कॉलोनीज था इधर ही मार धाड़ हुआ पूरा, ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को इतना मारा कि एकदम हालत उसका ख़राब, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस तो सरेंडर कर दिया जैसा हमने पढ़ा अभी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ना बोला चलो 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 मेरे राजा से बात कर लेना, वहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में यहाँ पे है, ठीक है, उससे कुछ बात करना। लेकिन यहाँ जॉर्ज वाशिंगटन को भी तो डर था ना कि अगर हम गए वहाँ तो वहाँ हमको भी पीट के अगर मार मतलब बांध के मारने लगा तो क्या होगा। तो ये जॉर्ज वाशिंगटन ने बोला ऐसा करो कि तुम ही अपना राजा को बुला दो। तो राजा को जब पैगाम भेजाया गया कि चलिए बोल रहा है वहीं पे जाके इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दीजिए, तो यहाँ का राजा भी डर गया पूरा कि बाप रे बाप, जाएंगे तो हमको भी ऐसे ही मारेगा जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस को मारा। तो यहाँ का राजा बोला अच्छा एक काम करो, तुम लोग ना यहाँ पे आ जाओ, फ्रांस में आ जाओ। तो यहाँ के जो इंग्लैंड के राजा थे वो भी फ्रांस आ गए नीचे, और यहाँ से जॉर्ज वाशिंगटन और जो भी थे उसके जो मेन लोग थे वो सभी फ्रांस आ गए यहाँ पे। और फ्रांस में एक बहुत ही महान बकलोल शासक, ठीक है, जिसका नाम था लुइस 16। इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो लुइस 16 जो था वो बोला कि ठीक है तुम बुलाओ दोनों को, मतलब, और हम यहाँ पे समझौता करके इस सबको इंडिपेंडेंस दे देंगे। तो यहाँ से आया जॉर्ज वाशिंगटन और ऊपर से आया यहाँ का किंग। और यहाँ का जो राजा था फ्रांस का उस वक्त जो राजा था उसका नाम था लुइस 16, ठीक है। पहले के राजा की जो नाम है ना वो 1 2 3 4 लगा देता था। तो लुइस 16 जो राजा थे तो वो जो है ना साइन करवाएं ट्रेटी, एक ट्रेटी हुआ। ट्रेटी मतलब होता है कि दोनों पक्ष जो दोनों साइड है ना, दोनों साइड से साइन करवाना। तो फ्रांस में साइन करवाएं दोनों साइड से कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को इंडिपेंडेंस दे दो, ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो गया, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर लिखा था इन 1783 और डेट यही था 4 जुलाई, ठीक है, 4 जुलाई 1783। द ट्रीटी ऑफ पेरिस वॉज साइंड एंड इंग्लैंड रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ इट्स 13 कॉलोनीज विच मर्ज टू फॉर्म, बाद में ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। एडॉप्टेड अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन, अब इतना मार धाड़ हुआ और इतना ये सबको हक मिला, ये सबको आज़ादी मिला, इंडिपेंडेंस मिला, तो उसके बाद क्या हुआ, उस रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, इम्पैक्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन। द कॉलोनियल ब्रिटिश रूल एंडेड एज द रिजल्ट ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश जो टैक्स लेते थे वो सभी चीज़ खत्म हो गए अमेरिका से। The federal government was reorganized into 3 branches on the principle of creating salutary check and balance. In 1789, George Washington, who had led the Revolutionary Army to victory, ठीक है, जिसने ये जिताया, जॉर्ज वाशिंगटन वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसको पहला जो है वो वहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया अमेरिका का। अभी के प्रेसिडेंट कौन है अमेरिका के? अभी के प्रेसिडेंट है जो बाइडन। इससे पहले जो था बहुत ही बिंदास था, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो जो सबसे पहले प्रेसिडेंट थे अमेरिका के वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। The Bill of Rights forbidding feudal restriction of personal freedom and guaranteeing a range of legal protection for the citizen was adopted in 1791। तो फिर मतलब एक ऐसा रूल बनाया गया जिसमें लोगों को ये दिलासा दिया गया कि आप लोग अब बिल्कुल आज़ाद हो, अब आप जो भी आपको काम करना है तो एक दायरे में रह के आप पूरे एकदम फ्रीडम के साथ कोई भी चीज़ कर सकते हो, ठीक है। द कॉज ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर, उसके बाद ना कुछ दिन के बाद देखो ये सबको आज़ादी मिल गया, ठीक है। 1789 में आज़ादी मिल गया, सब कुछ मस्त चल रहा था, ठीक है। फिर क्या हो गया, द कॉज ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर। सिविल वॉर का मतलब होता है घर के अंदर ही जब झगड़ा होता है ना तो उसे सिविल वॉर कहते हैं। आपके भी घर में आपके भाई और बहन में तो ऑलमोस्ट हर 2 दिन में तो एक बार हो ही जाता होगा झगड़ा, तो उस झगड़ा को भी हम लोग कहेंगे सिविल वॉर, ठीक है।
द कॉज ऑफ द अमेरिकन सिविल वार, की क्या ऐसा कारण हुआ कि अमेरिका के जो 13 कॉलोनीज थे ना, वो सब एक दूसरे से ही लड़ लिए, क्या कारण था? तो इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं। आफ्टर हैविंग इस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन 1789, अपने आप को डेमोक्रेटिक घोषित कर लिया, मतलब लोकतंत्र घोषित कर लिया था 1789 में। यूएसए मार्च टुवर्ड्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस, और यूएसए अब अमीर बनना स्टार्ट हो चुका था। द स्टेट इन द नॉर्थ डेवलप्ड लार्ज मैन्युफैक्चर यूनिट्स एंड वर लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकमिंग अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो वो यूनाइटेड स्टेट्स था वो दो पार्ट में बटे हुए थे, एक था नदर्न पार्ट, एक था सदर्न पार्ट। तो जो नॉर्थ वाला पार्ट था वहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ लगे हुए थे, और जो साउथ वाला पार्ट था वहाँ पर बहुत ज़्यादा फील्ड था, वहाँ पर एग्रीकल्चर होते थे, ठीक है। और अब जो है किसी पर किसी को टैक्स नहीं देना, एकदम कोई बर्डन नहीं, किसी का परमिशन नहीं लेने का ज़रूरत। अब जो था अमेरिका धीरे धीरे अमीर बन रहा था। Towns and cities continued to grow with the introduction of railway and construction of canals. कैनल यानी कि छोटे छोटे जो नदियाँ होती है, मैन मेड नदियाँ, उसे कैनल्स कहते हैं। और रेलवेज़ ये सभी उस वक्त इंट्रोड्यूस हुआ था, वो सब का इन्वेंशन हुआ था। ऑन द अदर हैंड द स्टेट ऑफ द साउथ हैज़ लार्ज प्लांटेशन ऑफ कैश क्रॉप्स विच फॉर्म द बेसिक ऑफ इट्स इकोनॉमी। और जो साउथ वाला पार्ट था वहाँ पर अभी भी एग्रीकल्चर हो रहा था, और वो लोग मोस्टली कैश क्रॉप का उपजाते थे। कैश क्रॉप मतलब क्या होता है? कैश का मतलब होता है पैसा, और क्रॉप का मतलब होता है फसल। तो ऐसे फसल वो सब लगाते थे जिससे कि कैश आए, सिर्फ कैश, पैसा है, ठीक है। लाइक कॉटन, टोबैको, ये सब में है कि बहुत पैसा होता है, ठीक है। तो ये सब वो सब उपजाते थे। मोस्ट पीपल वर इन्वॉल्व इन आइदर कॉटन, या तो रुई बनाते थे, और शुगर प्लांटेशन, या फिर चीनी का मतलब प्लांटेशन करते थे, यानी कि शुगर केन। These regions were predominantly rural in character and exchanged raw materials for industrial goods. और ये जो लोग थे साउथ वाले, ये सब थोड़े गांव के लोग थे, ठीक है। ये सब गांव के लोग थे, और ये सबको कुछ भी अगर सामान चाहिए ना जो कि फैक्ट्री से बना है, तो इसके लिए ये सबको मतलब बार्टर सिस्टम के थ्रू, मतलब ये सब उनको देते थे अपना जो भी है कॉटन या फिर शुगर या फिर टोबैको, तो वो देते थे, उसके बदले में ये सामान लेते थे। मीनवाइल यूरोप वॉज इन द इनिशियल स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और यूरोप में क्या चल रहा था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको चैप्टर 1 में बता चुका हूँ, ठीक है, कि क्या हुआ था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। और यूरोप कहाँ पर है अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो यूरोप जो था वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था। टेक्सटाइल फैक्ट्रीज रिक्वायर्ड बेल्स ऑफ कॉटन। टेक्सटाइल यानी कि कपड़ों की जो फैक्ट्री थी, उन्हें कॉटन यानी कि रुई की बहुत ज़रूरी थी, मतलब सूती कपड़े की ज़रूरत थी। सूती जिससे कपड़ा बनता है ना, वो कॉटन की ज़रूरत था। विच वर बींग सप्लाइड बाय द प्लांटर्स ऑफ द सदर्न स्टेट। और अब तो ये इंडिपेंडेंस हो गए थे, तो जिन्हें ज़रूरत है भाई वो हमसे ख़रीदो। तो जो यूरोप वाले हैं ना, वहाँ पर जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ ना, तो बहुत सारे फैक्ट्रीज लगे यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो यूरोपियन कंट्रीज़ इन लोगों से ही ख़रीदते थे कॉटन। द डिमांड फॉर कॉटन ग्रो विथ द डिमांड ऑफ फॉर लेबर इन द प्लांटेशन इन द साउथ ऑल्सो इंक्रीज। और जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो कॉटन का डिमांड बढ़ने लगा। अब कॉटन का डिमांड बढ़ने लगा तो लेबर्स का डिमांड भी बढ़ने लगा, बहुत ज़्यादा। लेबर्स यानी कि मज़दूरों की भी डिमांड बढ़ने लगी। इन दोज डेज, और उन दिनों, स्लेव्स वेयर बॉट फ्रॉम अफ्रीका। मैंने अभी आपको दिखाया मैप में अफ्रीका कहाँ पे, तो अफ्रीका से लाया जाता था स्लेव्स को। स्लेव्स यानी कि वही नौकर। ट्रांसपोर्टेड इन शिप अंडर हार्श कंडीशन। उन लोगों को ना नाव, बड़े बड़े शिप में बैठा कर लाया जाता था बहुत ही बुरे कंडीशन में। एंड मेड टू वर्क इन प्लांटेशन। और उन्हें खेत में काम कराया जाता था, उन्हें पैसे भी नहीं देते थे, उन्हें खाना भी ठीक से नहीं देता था। दे वर नॉट गिवन एनी वेजेस। उन्हें कोई पैसे नहीं, क्योंकि ये सब जो मज़दूर थे ना, वहाँ के जो किसान थे वो उन्हें ख़रीद लेते थे और उनके साथ बहुत बुरा बिहेव करते थे। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा कि कितना बुरा, बस आप समझ लो बुरा जो होता है ना, बहुत बुरा।
दे वेयर ऑक्शंस इन पब्लिक लाइक प्रॉपर्टी, जैसे किसी प्रॉपर्टी का नीलामी होता है ना, तो वैसे इन जो स्लेव्स हैं इनका भी ऑक्शन लगता था, मतलब कि नीलामी होती थी। जो सबसे ज़्यादा पैसे लगाएगा वो इस स्लेब को खरीद लेगा। कैसे हम लोग गाय बकरी या फिर कुछ भी ऐसे जानवर होते हैं तो उन्हें खरीद कर जो हमें खिलाना रहता है हम लोग खिलाते हैं ना अपने मन का, तो वैसे ही ये सब स्लेब को रखते थे। दे हैड टू लिव इन अनहाइजीनिक कंडीशन, बहुत बुरे कंडीशन, गंदे कंडीशन में रहते थे। वर पुअरली फीड एंड सफर्ड फ्रॉम वेरियस डिजीज, और उन्हें बहुत तरह की बीमारियां होती थी। द कॉटन प्लांटेशन वर बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी विदाउट विच द इकोनॉमिक वुड नॉट हैव रन, और ये स्लेव ही होते थे जो बहुत मेहनत करके ना वो प्लांटेशन करते थे कॉटन के फील्ड में, और वहाँ के जो फार्मर थे वो बस मौज करते थे, कोई भी पैसे नहीं देने होते थे इन लोगों को, और बस आराम करते थे और मस्ती में रहते थे। Hence, the southern state were in favor of slavery and wanted to spread it further. तो जो सदर्न पार्ट के लोग थे वो चाहते थे, सदर्न पार्ट यानी कि ये जो नीचे वाले पार्ट के लोग थे, ये साउथ वाले पार्ट के, ये सब चाहते थे कि स्लेवरी हो ताकि मतलब उन्हें खेती करने में फ़ायदा हो सके। और ये जो ऊपर वाले लोग थे ना ये सब बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग वाले थे, और अर्बन मतलब कि जो है ना बड़े टाउन यहाँ पे थे, सभी यहाँ की लाइफ स्टाइल अलग थे। नीचे देहाती लोग थे, देहाती मतलब जो गांव के लोग होते हैं वो थे, और ऊपर में मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और हाई क्लास के लोग रहा करते थे। हाई क्लास के नीचे वाले भी थे बट समझ रहे हो ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था वो ऊपर वाले के, और ऊपर वाला अपोज करता था स्लेवरी को, और नीचे वाला जो था अगर ये अपोज करेगा तो ये प्लांटेशन उगाएगा कैसे कॉटन, तो ये सब फेवर में थे, और ऊपर वाले जो थे वो सब अगेंस्ट में थे। However, the northern states wanted to abolish the slave trade. तो जो नॉर्थ स्टेट वाले थे वो चाहते थे कि ये स्लेव को ना अब धंधा खत्म होए। स्लेवरी वॉज लुक्ड अपॉन एज एन इविल, और एकदम इविल मतलब बहुत बुरा नज़र से देखा जाता था स्लेवरी को। दीज स्टेट्स बिलीव इन लिबरल आइडियाज मतलब कि खुले सोच के वो सब लोग थे। इवन इन द ब्रिटिश अम्पायर स्लेवरी वॉज एबोलिश्ड बाय द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, और ब्रिटिश अम्पायर में भी जो 19th सेंचुरी में ना ये स्लेवरी को एबोलिश किया गया, मतलब कि ख़त्म कर दिया गया। द नर्दर्न स्टेट्स बिगेन द एंटी स्लेवरी मूवमेंट। नर्दर्न स्टेट वाले कौन, ऊपर वाले जो थे जहाँ पे फैक्ट्रीज थी, तो वो सब क्या किया, विच वॉज फर्दर वो सब एंटी स्लेवरी मूवमेंट चलाया, विच वॉज फर्दर स्ट्रेंथन मतलब बाद में इसे मजबूती मिली हैरियट ब्रीचर स्टोवी नोवेल, ठीक है, अंकल टॉम्स केविन, विच पोर्ट्रेट द अगली साइड ऑफ द स्लेवरी। तो स्लेवरी का अगली साइड को दिखाया गया कि कितने बुरे कंडीशन में वो सब रहते हैं। This threatened the southern state as their economic was largely supported by the labor of these slave। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था स्लेव के खिलाफ तो ये सब के बहुत विरोध में थे जो नीचे वाले लोग थे यानी कि सदर्न पार्ट वाले, क्योंकि सदर्न पार्ट वाले लोग को तो बहुत हेल्प मिल जाती थी ना इन स्लेवरी के थ्रू, तो इसलिए ये सब बोल रहे थे कि क्यों हटा रहे हो, दिक्कत क्या है, ठीक है। सेकेंडली द सदर्न स्टेट वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, और जो सदर्न स्टेट वाले थे ना अब चाह रहे थे कि वो भी अब इंडिपेंडेंट हो जाए। पहले तो अमेरिका पूरा इंडिपेंडेंट हुआ, अब ये जो था सदर्न स्टेट वाले जो खेत वाले लोग थे ये चाहते थे कि अब हम लोग भी इंडिपेंडेंट हो जाए। एंड वांटेड टू टेक देयर ओन डिसीजन, और चाहते थे कि हम अपना जो डिसीजन है वो खुद लें। द नदर्न स्टेट ऑन द अदर हैंड डिसाइडेड टू रिमेन एज वन नेशन, और जो नदर्न स्टेट वाले थे जो लिबरल सोच के वाले लोग थे वो बोलते थे कि ऐसे कैसे टूटने देंगे हम अपने देश को, एकदम मिल के रहना है सभी को, ठीक है। एट द टाइम द यूएसए हैड अ फ्यूडरल गवर्नमेंट एट द सेंटर बिफोर द वॉर बिगेन, फिर इट हैज़ 34 स्टेट विथ कैंसस बिगेन द लेटेस्ट एडिशन। टुडे द यूएसए हैज़ 50 स्टेट्स। आज अमेरिका में ना टोटल 50 स्टेट्स था, और स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, 14 स्टेट से ही।
अब्राहम लिंकन, ठीक है, अब्राहम लिंकन हु हैड स्पोकन अगेंस्ट स्लेवरी। अब्राहम लिंकन जो थे वो नदन पार्टी के थे और ये स्लेवरी के बिल्कुल विरोध में थे। वो सेलेक्टेड एज अ कैंडिडेट ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इन यूएसए इन 1860। तो 1860 में जो चुनाव होने थे अमेरिका में, तो उसके लिए ना रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से खड़े हुए थे अब्राहम लिंकन। जैसे अभी कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी खड़े होते हैं ना, और बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी, तो उस वक्त जो एक रिपब्लिकन पार्टी जो कि अमेरिका के पार्टी थे, उस वक्त जो खड़े हुए थे अमेरिका के पार्टी से, वो थे अब्राहम लिंकन। दिस फर्दर वाइडेंड द गैप बिटवीन द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न स्टेट। फाइनली व्हेन अब्राहम लिंकन बिकेम द प्रेसिडेंट इन 1860, फिर 1860 में अब्राहम लिंकन को प्रेसिडेंट बनाया गया। द सदर्न स्टेट सीडेड फ्रॉम द यूनियन। ससीड का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। तो द सदर्न स्टेट ससीडेड फ्रॉम द यूनियन, तो वहाँ से वो हट गए, यूनियन से हट गए। द 11 स्टेट इस्टेब्लिश्ड अ नेशन कॉल्ड द कॉन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका। जेफरसन बिकेम इट्स प्रेसिडेंट। फिर द 11 स्टेट जो था वो इस्टेब्लिश किया एक नेशन, मतलब एक नेशन बनाया जिसके कहा गया कॉन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। आप ये सब याद रखना। जेफरसन डेविस बिकेम इट्स प्रेसिडेंट, उसका जो प्रेसिडेंट बना वो बना जेफरसन डेविस, ठीक है। तो देखो ये अब्राहम लिंकन है ना, अब्राहम लिंकन ने आज़ादी ये ख़त्म की, ये जो स्लेवरी है, ठीक है। बाद में ये एक थिएटर में देख रहे थे ना, तो इनको पीछे से इसको एसेसिनेट कर दिया गया, यानी कि इसे गोली से उड़ा दिया गया था, इनके सिर पर गोली लगी थी। तो यहाँ पर ये सारी बातें लिखी गई हैं, आप पढ़ना इसे, ठीक है। और अब्राहम लिंकन जो थे वो 16th प्रेसिडेंट थे। आउटब्रेक ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर, अब क्या था, अब दो गुट में बट चुके थे अमेरिकन, तो अब फिर अमेरिका के अंदर ही सिविल वॉर हुआ। कॉज क्या था आपको पता चल गया, जो हमारा लास्ट टॉपिक था, कॉज ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर। तो कॉज में तो हमने यही ना पढ़ा कि क्या कारण थे, तो मैंने आपको कारण बता दिया। अब आउटब्रेक, अब आउटब्रेक का मतलब फैल चुका था वॉर, अमेरिकन सिविल वॉर अब फैल चुका था, तो इसके बारे में अब हम देखते हैं। अच्छा मैं एक काम करता हूँ ना, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो मैं इस पार्ट को यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट पार्ट 3 में मैं कोशिश करूँगा ये अमेरिकन इंडिपेंडेंस का सारा क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ अब आपसे पार्ट 3 में, ठीक है। तो आप पार्ट 3 का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पार्ट 3 आप चेक कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपका डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।